नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज हम इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों प्लानिंग कमीशन। इसके बाद मैं आपको नीति आयोग भी बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम जानेंगे। मतलब आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स को कुछ इस टाइप से पढ़ेंगे कि शॉर्ट में दोस्तों इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए, मतलब 4 से 5 घंटे में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वे सभी लग जाएं। इस टाइप से पढ़ाएंगे। इसके बाद मैं टैक्सेशन पढ़ाऊंगा आपको और उसके बाद दोस्तों बैंकिंग सेक्टर चलेगा। बस इतना ही आपने पढ़ना है और कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। देखो इकोनॉमिक्स वाइड सिलेबस लगता है, अगर आप इसको डीपली कवर करने जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 50 घंटे भी कम लग जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। मतलब आपने एग्जाम के लिए पढ़ना है तो एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैंने दोस्तों एनालिसिस कर रखी है। आपको सिर्फ मैं वही चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। और अगर दोस्तों आप SSC JEE 2022 जिसका नवंबर में एग्जाम होना है उसकी तैयारी करना चाहते हैं नॉन टेक की, तो बेझिझक दोस्तों बिना डाउट आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आपको हम 120 आवर्स में पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे और यकीन मानिएगा दोस्तों, आप पेपर देंगे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से हमने चीज़ों को पढ़ा है और यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 100 70+ मार्क्स। और अगर GK GS की बात करें दोस्तों तो उसमें भी आप 35+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं अगर आपने सभी लेक्चर्स को प्रॉपरली देखा है, सभी नोट्स को प्रॉपरली रिवीजन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है और मुझे इस नंबर पे मैसेज करना है 9568738917। देखो मैं अभी फेस रिवील नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मैं घर पे आया हूँ दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको वीडियो में फेस नहीं दिखेगा। बट जल्द ही कल या परसों मैं फिर से चला जाऊँगा रूम पे, वहाँ पे जाके दोस्तों फेस भी रिवील करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन इंपॉर्टेंट कमीशन है दोस्तों। प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो USSR से दोस्तों प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट लिया है, USSR। आगे चल के बताऊंगा कैसे। 15 मार्च 1950 को इसको फाउंड किया जाता है दोस्तों, स्टेबलाइज किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा एग्जाम में पूछता है इसके डेट को। हेडक्वार्टर पूछेगा दोस्तों दिल्ली में है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों, नॉट दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों, ये एडवाइस देती है क्या करना चाहिए क्या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए आपने जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया तो प्लानिंग कमीशन के ऊपर कोई भी आर्टिकल मैंने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों NDC की। NDC क्या है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं NDC की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखना है आपने। NDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 6 अगस्त 1952 को। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे SSC में। ऑल्सो कॉल्ड सुपर कैबिनेट। ये दोस्तों सुपर कैबिनेट इसको बोला जाता है। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, हमारे संविधान में एक कैबिनेट होता है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी एक कैबिनेट होता है जिसमें मंत्रियां बैठते हैं और यहाँ पे दोस्तों मीटिंग होती है। यहाँ पे मीटिंग होती है। देखो प्लानिंग कमीशन अलग चीज है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अलग चीज है, बस दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट है, कनेक्ट है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मिनिस्टर होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं क्या क्या 5 ईयर में हमने करना है और रेगुलेट कराते हैं वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन।
टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर। तो दोस्तों यूएसएसआर जब बना उस टाइम वहाँ पर जो तानाशाह थे दोस्तों वे थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन थे दोस्तों, ये बहुत ही क्रूर तानाशाह था और इसने ही दोस्तों प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की थी। और फिर बहुत सारे देश इसकी अच्छाई देख के इस 5 ईयर प्लानिंग की ये अडोप्ट कर लेते हैं यूएसएसआर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे का चैप्टर, मतलब आगे का पार्ट इसका। अब हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखो क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले या जो भी 5 ईयर प्लान पूछेगा उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हेड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। मतलब ध्यान रखना है प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते थे, चेयरमैन होते थे या हेड होते थे, वे उस टाइम के दोस्तों पीएम होते थे। तो उस टाइम पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। और डेट आपने याद रखनी है, डेट 1951 से 1956, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की डेट पूछी जाती है। ठीक है, तो 1951 से 1956 तक दोस्तों ये प्लान चला था और इसकी डेट हो जाएगी 1 अप्रैल से 31 अप्रैल, क्योंकि दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ये डेट भी पूछी जा चुकी है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक काउंट किया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये पूरा साल दोस्तों फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो ये तो आपने ध्यान नहीं रखना है, बस आपने 1951 से 1956 याद रखना है, सभी में डेट यही आएगी आपकी। बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल। दोस्तों हैरोल्ड डोमर कौन थे? ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अपना एक मॉडल दिया, उसी पर बेस्ड ये वाला फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों इनका? ऑब्जेक्टिव था, देखो भाई हमारा देश कृषि प्रधान देश है, पहले भी था आज भी है, अब कम होता जा रहा है धीरे धीरे, हम जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं। तो हमारा जो सेल्फ रिलायंट है ये दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रीज, जैसे कि दोस्तों सर्विस सेक्टर। बट आज भी हम कृषि प्रधान देश है, तो कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्कीम लॉन्च की जाती है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का भी ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड अलोंग विद कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो दोस्तों आप देखेंगे अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं? एग्रीकल्चर को डेवलप करने वाले हैं और हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनने वाले हैं, मतलब किसी और पे निर्भर ना होना पड़े, इसलिए हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के कदम उठा रहे हैं। ग्रोथ रेट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की ग्रोथ रेट पूछी जाती है। तो यहाँ पे टारगेट किया गया था दोस्तों ग्रोथ होगी 2.1% और यहाँ पे गेन किया गया इसको 3.6%, मतलब ये सक्सेस हुई थी दोस्तों। पहला 5 ईयर प्लान सक्सेस हुआ, ठीक है। यहाँ पे टारगेट 2.1% का रखा गया था ग्रोथ का और गेन कितना गया दोस्तों? 3.6%। यहाँ पे कौन कौन से दोस्तों काम हुए थे उनकी बात करते हैं। तो भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर मल्टीपर्पज स्कीम वर लॉन्च। भाखड़ा नागल क्या है दोस्तों? मल्टीपर्पज, यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें बनाई गई थी जिनसे कि मल्टीपर्पज पूरा हो सके। भाई देखो भाखड़ा नागल का काम क्या है? यहाँ पे एक डैम भी है जिसका काम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक, और दूसरा सिंचाई करना और बहुत सारे काम होते हैं। हीराकुंड भी दोस्तों एक डैम है, दामोदर वैली। ये सभी चीज़ें कब लॉन्च की गई या कब बनाई गई दोस्तों? इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान, इसके भी हेड थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज ये उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। और ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, मतलब कि जस्ट उसके बाद 5 साल दोस्तों ये योजना चली। और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड थी दोस्तों?
महालोनेविस मॉडल पर दोस्तों ये बेस्ड थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? अब देखो हमने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया है, अब हमारा फोकस जाएगा इंडस्ट्रियल पर। तो यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव था कि हम इंडस्ट्रीज को सुधारें। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों। इसी टाइम पे यहाँ पे दोस्तों वर्क्स किए गए, जैसे कि राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई आयरन इंडस्ट्रीज वर स्टेबलाइज। तो यहाँ पे दोस्तों राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई आयरन इंडस्ट्री जो थी इनको बनाया गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, एक बार फैन बंद करने दो। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग, इसके भी हेड थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और 1 अप्रैल 1956, हाँ ये तो हो गया है दोस्तों, आगे चलते हैं, ये तो हमारा हो गया है। थर्ड हम बात करेंगे अब, हम थर्ड 5 ईयर प्लानिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके भी हेड थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, और ये 1961 से 1966 चली दोस्तों। और इसी बीच में 2 वॉर होते हैं, 2 मेजर वॉर होते हैं। किस किस के साथ होते हैं दोस्तों? 1962 में, 1965 में। आपको याद होगा इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर 1962 में दोस्तों, और इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक वॉर 1965। ये जो वॉर हुए थे दोस्तों, देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी इस दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम एनुअल प्लान लाते हैं। इसके बाद हम 1966 के बाद एनुअल प्लान लाते हैं, बिकॉज देखो भाई प्लानिंग करनी है। अगर आपने घर में बैठ के किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है तो भाई खाली पीली प्लानिंग तो होती नहीं, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तभी आप प्लान कर पाएंगे। भाई आपने 1 साल का प्लान करना है कि भाई इस साल में हमने ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, सभी में पैसा लगता है। अब 5 साल अगर आपके पास पैसा कम है तो आप 1 साल की जगह 1 महीने का प्लान करेंगे, और पैसा कम है तो आप 1-1 दिन के लिए प्लान करेंगे। ज़्यादा पैसा है तो 5 साल के लिए प्लान करेंगे, और ज़्यादा पैसा नहीं है तो फिर कम कम के लिए करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि फिर इन्होंने 1-1 साल के लिए प्लानिंग चालू की, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी थी इस वॉर के कारण। चलिए बात करेंगे दोस्तों, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक ये चला दोस्तों। दिस प्लान इज नोन एज गॉडगिल योजना। इसको हम गॉडगिल योजना भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? गॉडगिल ने की थी। ड्राफ्टिंग किसने की थी दोस्तों? गॉडगिल ने की थी, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, मतलब इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाना इसका सबसे बड़ा काम था। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, मतलब अपनी इकोनॉमी पे हम रिलायंट करेंगे दोस्तों, और अपनी इकोनॉमी को खुद से जनरेट करेंगे। ठीक है, इन विच मेजर ऑब्जेक्टिव वाज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और इसमें भी दोस्तों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड, और ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों स्टार्ट किया गया। आप बताएंगे मुझे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो मैंने ज्योग्राफी में आपको बता रखा है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों एंड वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, इन दोनों के मुझे फादर आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों सूखा पड़ता है और 2 वॉर होती है, जिसके कारण यहाँ पे टारगेट तो किया गया था दोस्तों 5.6% का, बट गेन कितना हो पाया दोस्तों? क्योंकि इसी बीच में हुई थी, और सारा जो धन था, मतलब जितना भी वेल्थ थी और जितना भी फोकस था, वो सब किसकी तरफ शिफ्ट हुआ दोस्तों? सूखे की तरफ और वॉर की तरफ। इसलिए यहाँ पे ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ था, और यहाँ पे गेन कितना हुआ? 2.8% का, मतलब पैसा इतना नहीं था कि हम इसको सक्सेस कर पाते। चलिए बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे 1-1 साल का 3 एनुअल प्लान्स आए दोस्तों। फर्स्ट प्लान, इसको दोस्तों हम लिखेंगे प्लान हॉलीडे बोलते हैं जिनको। तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे आया था दोस्तों 1966 से 1969 के बीच में, मतलब 1-1 साल के प्लान है।
एक एक साल के प्लान है। तो ये हॉलीडे है, ये हॉलीडे भाई। इसके बाद 66 के बाद डायरेक्ट 66 से कितना होना चाहिए दोस्तों, 71 तक का प्लान आना चाहिए, बट वो नहीं आता है, मतलब इसके बीच में छुट्टी हो जाती है और उस छुट्टी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्लान हॉलीडे, जिसमें एक एक साल के एनुअल प्लान लाए गए। चलिए बात करते हैं आगे, फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं दोस्तों। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था दोस्तों 1969 से 1974, 1969 से 1974, ठीक है, क्योंकि 66 से 69 तक हमारे एक एक साल के प्लान चलते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। और इस टाइम पे दोस्तों इंदिरा गांधी पीएम बन चुकी थी। द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान आर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट विद सेल्फ रिलायंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखा अपना, इस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, ग्रोथ करना था, स्टेबिलिटी लानी थी दोस्तों, और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट करना था विद सेल्फ रिलायंस। देखो इसको नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है, मेन मेन चीज़ें पूछता है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे इंप्रूव किया एग्रीकल्चर को और इरिगेशन सिस्टम को। ड्यूरिंग दिस प्लान 14 मेजर इंडियन बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, ये दोस्तों नेशनलाइज कर दिए गए, ठीक है, जो लोकल बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। एट दिस टाइम द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 एंड द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर टुक प्लेस। इसी को बोलेंगे दोस्तों बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, क्योंकि हमने पाकिस्तान से वॉर क्यों किया, क्योंकि हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराना था, हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराना था। फर्स्ट 2 ईयर ऑफ प्लान वॉज रिकॉर्ड प्रोडक्शन। इस फोर्थ ईयर या फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग में क्या हुआ दोस्तों, इंडो पाक वॉर होती है बांग्लादेश को लेके दोस्तों। तो इसी बीच में हम देखते हैं कि पहले 2 साल तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छी रही दोस्तों, बट लास्ट के 3 साल दोस्तों डिड नॉट मेजर अप ड्यू टू पुअर मानसून, और लास्ट के 3 साल दोस्तों पुअर मानसून के कारण बिगड़ गए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ही फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था। और आप सोच सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या थी, ये तरीका अच्छा था बट इसको इम्प्लीमेंट कराने का तरीका बहुत गलत था। इंदिरा गांधी के टाइम पे नसबंदी चालू करवा दी गई थी, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई उसकी भी नसबंदी, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत थी, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, उसके लिए अच्छे अच्छे मेजर्स उठाने चाहिए दोस्तों। बट ये जो तरीका था डायरेक्ट तरीका बिल्कुल कि भाई डायरेक्ट अटैक करो, ये अलग, ये गलत चीज़ थी। लोग जंगल में भाग गए डर के। यहाँ पे दोस्तों इसरो को भी स्टेबलाइज किया गया था 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की, जिसका नाम है दोस्तों 5th 5 ईयर प्लान। 1974 से 1978 तक चला दोस्तों ये। पीएम थी इंदिरा गांधी। लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब जिसको बोलते हैं गरीबी हटाओ, एंड जस्टिस। तो इन चीज़ों पे दोस्तों ज़्यादा ध्यान दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी एलिवेशन एंड जस्टिस पे। ये पूछता है दोस्तों गरीबी हटाओ कब आया, तो आपने बताना है 5th 5 ईयर प्लान पे। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द डिफेंस। तो यहाँ पे डिफेंस पे और सेल्फ मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे सेल्फ रिलायंस, ये वाला दोस्तों फोकस रखा गया, ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर बनेंगे एग्रीकल्चर में और डिफेंस में। 1908, क्योंकि देखो भाई वॉर हुई थी अभी, तो वॉर में हमें पता चल चुका था कि हमारी क्या क्या खामियां हैं, हमारे पास कितने हथियार हैं, हम डिफेंस में कितने ताकतवर हैं, नहीं। तो हमको लगता था, मतलब अब हमें लगने लगा दोस्तों डिफेंस में हमें और मजबूत होना चाहिए। 1978 में दोस्तों न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्ट दिस प्लान। तो इस प्लान को दोस्तों 1978 में रिजेक्ट कर दिया जाता है न्यू गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी जो बनी थी दोस्तों मोरारजी देसाई की, ठीक है। द मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP, ये भी दोस्तों उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द
5th ईयर प्लान। 5th ईयर प्लान में जो पहला साल था उसी में MNP का कॉन्सेप्ट लाया गया दोस्तों, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मतलब आपको कितनी, कम से कम कितनी नीड है, ठीक है। तो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलेंगी, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। तो मिनिमम, जैसे कि आप बोल देते हैं कि मुझे 10 रुपये की नीड है, तो 10 रुपये से आपको कभी भी कम नहीं मिलेगा। तो ये MNP का कॉन्सेप्ट लाया गया दोस्तों पहले साल में 5th 5 ईयर प्लानिंग में। जनता पार्टी गवर्नमेंट रिजेक्टेड द 5th 5 ईयर प्लान एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू 6th 5 ईयर प्लान 1978 से 1980 तक। तो दोस्तों कॉल्ड रोलिंग प्लान, इसी को दोस्तों रोलिंग प्लान बोला गया, क्योंकि मोरारजी देसाई कौन सी गवर्नमेंट के थे दोस्तों, ये कौन सी पार्टी से थे, ये थे भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने दोस्तों इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया 4 साल के बाद, और यहाँ पे एक प्लान 6th 5 ईयर प्लान लेके आते हैं। वैसे 6th 5 ईयर प्लान तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान नहीं था, तो इसको बोलेंगे दोस्तों रोलिंग प्लान, ठीक है। तो रोलिंग प्लान दोस्तों आया। अब यहाँ पे 1975 में दोस्तों TPP का कॉन्सेप्ट आया, 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए, ठीक है। ये क्या थे इस पे नहीं जाना, बस आपने याद रखना है 20 पॉइंट प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किए गए थे दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंड प्लान हॉलीडे की, जो कि 1979 से 1980 के बीच में है। आप देखेंगे 78 तक तो ये चला दोस्तों, और उसके बाद 79 से 80 तक मोरारजी देसाई की सरकार में एक रोलिंग प्लान आया, जिसी को सेकेंड हॉलीडे प्लान भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं 6th 5 ईयर प्लान पर। तो 6th 5 ईयर प्लान दोस्तों 1980 से 1985 तक का टाइम पीरियड याद रखना है आपने। PM थे दोस्तों राजीव गांधी, कई बार पूछ चुका है, एक बार फैन चलाने दो। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन टू रिलैक्स और रिमूव सच अनकंट्रोल एज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, मतलब कुछ ऐसे टैक्सेस यहाँ पे हटाए गए जो जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर आपने जो फैक्ट्रीज हैं देखा, अगर हमने फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज पर बहुत ही बेकार टैक्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वे ग्रो नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने उनको रिलैक्सेशन दिया कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम आपको ये सब्सिडी देंगे, वो सब्सिडी देंगे, हम टैक्स कम लेंगे। ये सभी चीज़ें हुई दोस्तों, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। नाबार्ड दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये दोस्तों कब बना, ये बना 12 जुलाई 1982 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो रूरल एरिया थे दोस्तों, उनके डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था नाबार्ड। यह अब लोन देगा दोस्तों एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, और जो रूरल एरियाज थे उनको प्रमोट करने के लिए। ये बना दोस्तों 12 जुलाई 1982 में। ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ का कॉन्सेप्ट था दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। तो ये दोस्तों सभी इसके ऑब्जेक्टिव थे। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, PM, ठीक है, नाबार्ड, ट्राइशेम, IRDP, ये सभी 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्राइशेम, जिसका मतलब होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप सभी समझते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको काश्तकारी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब आप खुद का काम को बढ़ावा दीजिए, खुद के काम को आप बढ़ावा दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर चलाए गए, जिसमें उनको ट्रेन किया जाता था कैसे कैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ये भी दोस्तों चलाया गया, और NREP इसका मतलब है दोस्तों नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो मतलब रूरल या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चले थे ये चले थे दोस्तों 6 5 ईयर प्लान। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे दोस्तों 7th 5 ईयर प्लान। इस टाइम भी राजीव गांधी थे दोस्तों, मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो कौन सा मॉडल था याद रखना है, कई बार पूछ चुका है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड मेडिकल, ये कई बार पूछा जा चुका है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया गया दोस्तों, एजुकेशन को और मेडिकल को, ठीक है, इन पे फोकस किया गया। फूड वर्क प्रोडक्शन, ठीक है, स्लो। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीजों का एक नारा लगा दोस्तों, फूड वर्क एंड प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब खाना चाहिए, काम चाहिए और प्रोडक्शन, इस चीज का नारा लगाया गया। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी का मेजरमेंट किया गया दोस्तों, जो किया था लक्कड़वाला कमेटी ने, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब कि कौन पॉवर्टी लाइन से नीचे है, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, जिसको BPL बोलते हैं दोस्तों, आज भी आपने सुना होगा BPL के कार्ड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा दोस्तों पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट। जवाहर रोजगार योजना भी दोस्तों यहीं पे लॉन्च की जाती है, जवाहर रोजगार योजना, और यहीं पे दोस्तों आता है 3rd हॉलीडे प्लान, 1990 से 1992 तक चलता है, ठीक है, 1st ईयर प्लान चलता है, ये 5 ईयर प्लान नहीं था। चलिए बात करेंगे दोस्तों हम 8 5 ईयर प्लान की, जो कि 92 से 97 के बीच में चला दोस्तों। मोरारजी देसाई यहाँ पे दोस्तों PM बने। ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट था, मॉडर्नाइजेशन था दोस्तों, सेल्फ रिलायंस था, ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव थे। PM रोजगार योजना भी दोस्तों इन्होंने चलाई, जो आप आज देखते हैं PM रोजगार योजना फिर से लॉन्च की जाती है, तो ये शुरुआत कहाँ से की गई थी दोस्तों, 8 5 ईयर प्लानिंग से इसको शुरुआत किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में। LPG सिस्टम, LPG सिस्टम का मतलब है दोस्तों लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये 3 चीजें लाई गई थी LPG सिस्टम में, क्योंकि दोस्तों 1992 में देश में बहुत ही भुखमरी थी, मतलब कि भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। सभी बैंकों ने, जितने भी फॉरेन बैंक थे, फॉरेन रिजर्व थे, उन्होंने दोस्तों इंडिया को लोन देना बंद कर दिया था। उनका मतलब था अब अगर आप हमसे लोन लेंगे तो हमको कौन सी करेंसी देंगे आप, आपके पास तो फॉरेन रिजर्व रही नहीं, क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा दोस्तों बाउंडेड रूल्स हैं कि यहाँ पे कोई भी फॉरेन कंपनी नहीं आना चाहती है, यहाँ पे कोई भी फॉरेन कंपनी नहीं आना चाहती है। आपने फॉरेन कंपनी के लिए इतने ज़्यादा सख्त कानून बना रखे हैं, तो जब यहाँ पे फॉरेनर कंपनी नहीं आएगी तो यहाँ पर नया पैसा नहीं आएगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे नहीं आएगा। फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा तो आप जो लोन चुकाएंगे वो किस पैसों में चुकाएंगे, तो इंडियन रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ की डिमांड बहुत ही ख़त्म हो चुकी थी दोस्तों उस टाइम पे। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये फॉरेनर कंपनीज को इंडिया में बुलाने के लिए 3 कॉन्सेप्ट लाते हैं दोस्तों, जिसको बोला गया LPG, ठीक है। इतना ही आपने जानना है बस, इससे ज़्यादा आपने नहीं जानना है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, ये 8 5 ईयर प्लान हुआ। आगे बात करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पूछा जाएगा LPG सिस्टम कब आया था, 8 5 ईयर प्लान में 1992 में आया था दोस्तों, और उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी थी दोस्तों, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी थी, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और PM रोजगार योजना भी दोस्तों यहाँ पे लॉन्च की गई थी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 9th 5 ईयर प्लानिंग की। 9th 5 ईयर प्लानिंग दोस्तों 1997 से 2000 के बीच में रही, इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे इनपावरमेंट ऑफ वुमेन, शेड्यूल कास्टेड, शेड्यूल ट्राइब्स, इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया। मतलब अब इनको लगने लगा वुमेन्स को भी हमको इम्पावर करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब्स को भी, ठीक है दोस्तों। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दिया गया, एजुकेशन पे दोस्तों ध्यान दिया गया, पॉवर्टी एलिवेशंस, मतलब गरीबी हटाओ का कॉन्सेप्ट जो चलता आ रहा है उस पर भी दोस्तों इन्होंने ध्यान दिया,
सेल्फ रिलायंस। प्रायोरिटी दोस्तों किसको दी गई यहाँ पे, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता किसको दी गई, प्राथमिकता दी गई दोस्तों जस्टिस, डिलीवर, सिस्टम एंड इक्वलिटी। मतलब कि जस्टिस तभी तक समान रूप से पहुंचे, ये कॉन्सेप्ट लाया गया दोस्तों, इस पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। फेलियर क्या था दोस्तों इसका, फेलियर था ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस इन लेट 1990s में। तो दोस्तों 1990s के बाद में ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्राइसिस यहाँ पे आने चालू हो जाते हैं। आप देखना दोस्तों, यूट्यूब पे डाल के देखना, ठीक है। यहाँ पे पूरे देश में भुखमरी का यहाँ पे सिलसिला चालू हो जाता है। इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस इसी को बोलते हैं। तो आप इसको डालना, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लेक्चर्स इसके मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं जाके। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसी की वजह से ये प्लान फेल कर जाता है, ये कई बार पूछा है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों हम 10th 5 ईयर प्लान, और इसके बाद में लास्ट है हमारा 11वां, तो ये सेकंड लास्ट है। तो ये 2002 से 2007 के बीच में चला दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्या था, अटेन 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर। तो हमने यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा दोस्तों पर ईयर, 8%, ठीक है, कितना हमने अटेन करना है। टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी को हटाना यहाँ पे दोस्तों इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था। टू रिड्यूस पॉवर्टी, देखो अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा तो पॉवर्टी हटेगी, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। टू डबल दी पर कैपिटा इनकम फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों डबल मतलब यहाँ पे जो टारगेट रखा गया कि 10 साल में हम पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे, क्योंकि हमने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया, पॉवर्टी को दूर किया, इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो हमने 10 साल का कॉन्सेप्ट रखा दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों 11th 5 ईयर प्लान की। ये आया था दोस्तों 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में। और यहाँ पे दोस्तों प्रायोरिटी किस चीज को दी गई, प्राथमिकता किस चीज को दी गई, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो ये कई बार पूछा गया, मतलब ग्रोथ रैपिड होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए दोस्तों। आम आदमी बीमा योजना भी दोस्तों यहीं पे चालू हुई थी, इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क डाल के लगा लेना दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। राजीव आवास योजना जो आप देखते हैं दोस्तों, घर मिलेंगे सभी को जो भी गरीब आदमी है। तो ये कब से चालू हुआ, राजीव आवास योजना, ये हुआ था दोस्तों 11th 5 ईयर प्लान में। फिर बात करें दोस्तों पीएम आदर्श ग्राम योजना, ये भी दोस्तों 11th 5 ईयर प्लान में चालू हुआ था। हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव, यहाँ पे दोस्तों हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पाई। टारगेट थी देखो दोस्तों 9%, बट हमने गेन किया 7.9%। अभी तक देखो ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे टारगेट भी बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब गेन भी हमने बहुत ज़्यादा किया है। तो हाईएस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, हाईएस्ट मिलता है दोस्तों 11th 5 ईयर प्लान में। चलिए फिर आगे बात करते हैं आगे हम बात करेंगे दोस्तों लास्ट 12th 5 ईयर प्लान की, जो कि 12 से 17 के बीच में चला दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्या था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो मतलब उससे भी जो 11वें में थी 11th 5 ईयर प्लान में था, वो जो ग्रोथ थी उससे भी थोड़ा फास्ट किया जाए ग्रोथ को। इट वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन विच हैज ए लिगेसी ऑफ 65 ईयर, मतलब 65 ईयर तक चलता है दोस्तों, और इसको फिर रिप्लेस कर देता है नीति आयोग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है पूरा नाम दोस्तों नीति आयोग का। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन थे दोस्तों अरविंद पनगड़िया,
अरविंद पनगड़िया दोस्तों इसके वाइस चेयरमैन थे। और आज हम बात करें दोस्तों, करंट चेयरमैन कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी है। करंट वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों? श्री सुमन बरी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ से पूछता है दोस्तों हेड ऑफ या और चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो आपने बताना है दोस्तों पीएम, वहां पे नरेंद्र मोदी नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आपने पीएम बताना है, पीएम होते हैं हेड, ठीक है। और नाम पूछे तो नाम बता देना है, जो भी करंट पीएम है उनके नाम बताना है आपने। बात करें दोस्तों सीईओ, तो सीईओ है दोस्तों अमिताभ कांत। इसको दोस्तों हम थिंक टैंक भी बोलते हैं गवर्नमेंट का, मतलब थिंक टैंक है, सोचने वाला टैंक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, जैसे कि वहां पे दोस्तों प्लानिंग कमीशन का एक काउंसिल था, ऐसे दोस्तों नीति आयोग का भी एक काउंसिल है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से होंगे? यहाँ पे होंगे दोस्तों ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे दोस्तों। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये यूनियन टेरिटरी है, तो इनके दोस्तों चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो इनके चीफ मिनिस्टर आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं, दिल्ली पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर आते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर किस किस के आते हैं दोस्तों? अंडमान निकोबार आइलैंड के। चलिए फिर हम आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव दोस्तों देखो, प्रो प्यूपिल, प्रो एक्टिविटी, एम्पावरिंग, पार्टिसिपेशन, इंक्लूशन, इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो ये दोस्तों इनके ऑब्जेक्टिव थे। इनको हिंदी में आप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने गूगल ट्रांसलेटर खोलना है और उसमें जाके इनको डाल देना है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब है इन चीजों का, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों नोट की। नीति आयोग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है दोस्तों, वो क्या करती है? प्लान करती है, और नीति आयोग क्या करता है दोस्तों? उसको इंप्लीमेंट कराता है। तो नीति आयोग क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं दोस्तों ये, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे आरटीआई की। देखो ये मैंने ऐसे डाल दिया, वैसे ये पार्ट था दोस्तों पॉलिटी का, और पॉलिटी में मैंने कवर करा रखा है, बट यहाँ पे मैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। इसका फॉर्मेशन को कब हुआ दोस्तों? 12 अक्टूबर 2005 में दोस्तों इसको फॉर्म किया गया। और यहाँ पे एक बिल पास, देखो भाई कोई चीज बनती है तो उससे पहले एक बिल बनता है, ठीक है, और उसके बाद पास होने के बाद वो एक्ट बनता है। पहले क्या लॉन्च किया जाता है दोस्तों? पहले संसद में एक बिल लॉन्च किया जाता है, फिर दोनों सदन उस पर अपनी सहमति देते हैं, उसके बाद दोस्तों वो एक्ट बनता है राष्ट्रपति की सहमति के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे बिल पास किया गया फॉर द करंट आरटीआई एक्ट पास्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तो दोस्तों किसकी रिकमेंडेशन पे? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे इसको दोस्तों पास किया गया, NAC जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इन मई 2005 एंड बिकम फुली ऑपरेशनल ऑन अक्टूबर 12, 2005। और इसने दोस्तों अपना काम कब से चालू किया पूरी तरह से? 12 अक्टूबर 2005 को, तब ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गया। तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट बना दोस्तों, स्टेट टू पास आरटीआई लॉ इन 1997। तो दोस्तों 1997 में तमिलनाडु ने पहले इंडियन स्टेट का दर्जा हासिल किया टू पास आरटीआई लॉ को पास करने का। नॉट द राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका पूरा मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1). ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, अंडर आर्टिकल 19(1) ये हमको दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता देता है। प्रेस का भी कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आरटीआई इसी में है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों।
क्योंकि इकोनॉमिक्स यहाँ पे रेगुलरली चलता रहेगा। अब देखो, अगर आप सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब हम ऐड करने वाले हैं, ये 2 या 3 दिन चलेगा, इसके साथ स्टैटिक जीके भी चलेगा दोस्तों, और जस्ट उसके बाद हम चलाएंगे करंट अफेयर प्लस एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको सभी क्वेश्चन हम इंपोर्टेंट प्रोवाइड कराएंगे जो कि लास्ट एसएससी जेईई में पूछे हैं, और अभी दोस्तों जो भी करंट में एग्जाम हुए उनके पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एमसीक्यू सेशन देखना चाहते हैं दोस्तों, एमसीक्यू सेशन प्राइवेट होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, और जिसने भी ये सेशन दोस्तों देखा उसका दोस्तों मैं बता रहा हूँ यहाँ से 90% क्वेश्चन लग जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। इस हिसाब से दोस्तों मैंने सभी पीडीएफ को तैयार किया है, पीडीएफ तैयार है, बस उसको करना बाकी है। तो इस सभी चीज़ों का बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है और मुझे इस नंबर पे मैसेज करना है 9568738917। और दोस्तों फीस भी बहुत कम है, 999। देखो इतना फीस बहुत ही कम होता है, जिसमें आपको 120 आवर्स में हम सभी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। 120 आवर्स का पूरा सिलेबस है। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जो जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स आपको मिलेंगे, तो आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं। सिंपली आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पे फीस दोस्तों 2000 है। ये 3 दिन का ऑफर है, सिर्फ 3 दिन का ऑफर है दोस्तों, आज को लेके। ये आपको 999 में मिलेगा, तो वहाँ पे आप फीस पे मत करना। मैं बताऊंगा किस टाइप से आपने फीस को पे करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।